हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉस नियम की एप्लीकेशन। गॉस नियम की एप्लीकेशन द्वारा एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस वजह से निकालनी है, ये चीज आपको एक बार जान लेना चाहिए। तो पहला सबसे है अपना अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक डेरिवेशन है ये। अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड है ये। तीसरा है चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है अचालक प्लेटों के कारण अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी चार डेरिवेशन हो गए। पांचवा आएगा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर बाहर और भीतर। लास्ट आएगा अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर बाहर और भीतर। तो कुल मिला के टोटल इसमें 6 बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है गॉस नियम का यूज करके, ठीक है ना। तो हम हर एक वीडियो में दो दो डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में 2 डेरिवेशन कंप्लीट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो अपना डेरिवेशन होने वाला है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आप हेडिंग पुट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट लंबाई का वायर लेते हैं। एक वायर मान लिया ए बी, है ना। वायर का नाम क्या रख दिया, ए बी, है ना। और सपोज किया इस पर एक समान रूप से चार्ज वितरित है। जनरली हम धनावेश पर ही बात करेंगे क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो बाहर आता है। अगर आप नेगेटिव चार्ज लेंगे तो जो कुछ आएगा वो अंदर आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस पर एक समान रूप से चार्ज वितरित है। सपोज किया हमने इस वायर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। इस वायर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। जो जो बातें बोल रहे हैं वो आपको फेयर पे नोट डाउन करते चलना है। इस वायर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको याद होगा गॉस नियम में कल हमने आपको एक चीज बताई थी, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ की खास बात यह होती है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना होता है उससे होता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है, जो कि एक क्लोज पृष्ठ होता है, क्योंकि गॉस नियम ओपन पृष्ठों के लिए वर्क नहीं करता। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। ये चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सममिति का बहुत ध्यान रखा जाता है। मींस जो इसमें गॉसियन पृष्ठ बनेगा ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से गोला बना लो, घनाभ बना लो, रेक्टेंगल बना लो, है ना, या ट्रायंगल बना लो या क्यूब बना लो, कुछ भी अपने मन से नहीं, समझ में आया ना। तो जिस प्रकार की ये आकृति है उसी टाइप का एक पृष्ठ खींचना पड़ता है ना। तो क्या करें क्या अपने को समझ आ रहा है, एक डैश होता हुआ एक पृष्ठ खींचे इससे। अच्छा, जितनी दूरी उस तरफ खींचा है क्या उतनी दूरी इस तरफ भी लाइन खींचनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स, तभी तो सममिति में होगा यार, सिमेट्रिकल होगा वो, है ना। तो ध्यान से देखो, क्या हमने ये खींचा, क्या इसको हम बेलनाकार आकृति दे सकते हैं। कैसी आकृति, बेलनाकार। आप कहेंगे बिल्कुल दे दीजिएगा, है ना। तो एक्चुअल में जो हमने इसके बाहर डैश वाला एरिया बेलन बनाया है वायर के बाहर, एक्चुअल में इसी का नाम है गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम है, गॉसियन पृष्ठ। यानी इस पृष्ठ का क्या नाम है, गॉसियन पृष्ठ। यहां लिख देते हैं। और एक्चुअल में ये बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। तो हमें आर दूरी पर एक पॉइंट पी ले जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, समझ में आया ना। और ये ध्यान से देखो तो एक बेलन है। जो गॉसियन पृष्ठ है एक्चुअल में वो किसकी भांति है, तो बेलन की भांति है ना। तो बेलन का हमने सपोज किया एरिया ए है। इस टोटल बेलन का जो एरिया है वो कितना है, ए है ना। हम क्या करें क्या हम टोटल वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, गॉसियन जो गॉस नियम है वो हमेशा छोटे पृष्ठों से शुरू करेंगे, है ना। बाद में उसका हम समाकलन कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, तो सबसे पहले करना है पॉइंट पी पर एक इसी पृष्ठ पर एक समतल पृष्ठ खींच लो, एक टुकड़ा काट लो, निकाल लो बाहर, है ना। तो हमने सपोज किया यहां पर एक छोटा सा सेक्शन काटा जिस टोटल एरिया कितना माना है ए। तो सपोज करते हैं इसका एरिया कितना होगा, डीए। इसका एरिया कितना, डीए। और जो हम इस डीए
एरिया को काटेंगे तो ध्यान से देखो, तो सिलेंडर का हमने जो ऊपर वाला कर्व वाला एरिया उसको ऐसे जैसे नहीं चिप्स काटा जाता है वैसे काट दे तो ये सरफेस कुछ ऐसा नजर आएगा। अब जब ये सरफेस कुछ ऐसा नजर आएगा तो सभी को समझ आ रहा होगा इसका एरिया वेक्टर तो उस तरफ है। इसका मतलब आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं डीए वेक्टर इस साइड है। यहां तक कि कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि अपने को जो फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स तो डीए और ई से होकर के होता है ना, तो क्या करें ईबी तो लिखना पड़ेगा। इस पृष्ठ पर ईबी लिखते हैं। क्या चार्ज कैसा है प्लस, चार्ज कैसा प्लस। तो ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, अरे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। यानी पॉइंट P पर वेक्टर डीए और वेक्टर ई एक दूसरे के पैरेलल है, मींस यहां पर जो थीटा है इनके बीच वो 0 है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। जब डायग्राम बन जाता तो हमेशा एक ही लाइन से डेरिवेशन शुरू करेंगे, वो याद रखना, वेक्टर डीए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, से होकर गुजरने वाला फ्लक्स मींस वैद्युत फ्लक्स। ये लाइन आप हर डायरेक्शन में लिखेंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। अब डीए से होकर के कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो ध्यान से देखो डी फाई, कितना गुजरेगा डी फाई, क्योंकि टोटल से गुजरेगा फाई, तो यहां से कितना गुजर रहा है डी फाई। डी फाई बराबर बोलो क्या लिखें, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। उम्मीद करते हैं यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, क्या हमें पता है इस चीज को तुम ईडीए कॉस थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं ईडीए कॉस थीटा, है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ई और डीए एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, तो फिर एक चीज कंफर्म पता चल रही है कि जो थीटा है इन दोनों के बीच का वो तो 0 है। थीटा कितना है 0 है, बहुत अच्छे। थीटा 0 तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1, 1 की गुणा इससे करेंगे तो फिर बोलो डी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाई की वैल्यू आप कहेंगे ई डी आ जाएगी। यहां तक की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत अच्छे। हमने यहां से होकर के गुजरने वाले फ्लक्स को जब मेजर किया तो आंसर कितना आया, डी फाई बराबर ई डी ए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्यों ना हम और भी कई जगह पर बात कर लें। अगर हम यहाँ पर एक सेक्शन छोटा सा काटे तो भी क्या वो सिमेट्रिकल होगा, यहाँ पर काटे वो भी इसके सिमेट्रिकल होगा, यहाँ पे काटे वो भी इसके सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर होगी, इसका मतलब थीटा भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे ले लिया नहीं, इस तरफ जो कर्व सरफेस है, ये जो बेलन का कर्व सरफेस है, वहां पर जितने भी पृष्ठ बन रहे हैं उसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के समांतर है, मींस उनके बीच थीटा 0 है, मींस उन सभी पृष्ठों से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा ईडीए होगा। ये तो हो गए कर्व पृष्ठ, तो कर्व पृष्ठों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजर रहा है ईडीए। अब अगर हम बात करें इन पृष्ठों पर, यानी है ना, तो यहां पर एक क्या करें, छोटा सा एक सेक्शन काटने है ना, यहां पे हमने एक छोटा सा सेक्शन काटा डीए का, कितने का डीए का। तो ध्यान से देखो यहां पर ये सरफेस कुछ ऐसे बिहेव करेगा, यहां पर ये सरफेस कुछ ऐसे, तो एरिया वेक्टर बोलो या तो ऊपर लिखेंगे या तो नीचे, बट ये क्लोज सरफेस है। बेलन कैसा सरफेस है क्लोज, क्लोज सरफेस के लिए कहां लेते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, मींस बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर बोलो तो आप कहेंगे इसका एरिया वेक्टर तो ऐसा वैसे है, इसका मतलब डीए वेक्टर ऐसे है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अच्छा डीए वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो तो प्लस है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप साफ साफ इसको देख पा रहे हो तो थीटा सभी को दिख रहा होगा, कितना है 90, थीटा कितना 90। अगर हम इस वाले प्रश्न से बात करें फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो क्या पे थीटा 90 है, थीटा 90 है, और थीटा 90 मींस cos 90 है, cos 90 का मान 0 होता है, 0 की गुणा ईडीए से करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है बेलन के इन पृष्ठों से होकर के जो फ्लक्स गुजरेगा उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, मींस उसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी ही नहीं, मींस 0 होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो कर्व सरफेस से आएगा, ना कि इन सरफेस से। समझ में आया सभी को? तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो डी फाई बराबर क्या आ गया ईडीए। अब एक्चुअल में तो मुझे इस टोटल कर्व सरफेस की वजह से चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करें,
तो इसके लिए क्या करिए सबसे पहले, तो टोटल फ्लक्स इससे होकर के कितना गुजर रहा है उसको लिखते हैं। उसको लिखने के लिए क्या करें, क्या हमें समाकलन कर लेना चाहिए, तो हम आराम से लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, होकर गुजरने वाला फ्लक्स, है ना। हम सभी जानते हैं समाकलन करेंगे dx का x होता है, डी फाई का फाई हो जाएगा, तो डी फाई और ये यहाँ लगा लीजिए सारा, अच्छा ठीक है, बराबर ई डी ए, है ना, और इंटीग्रल और पृष्ठीय समाकलन करना है ए। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो समाकलन करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, ए। टोटल एरिया इसका कितना है, ए। और आप सभी जानते हैं बेलन का जो एरिया होता है वो 2 पाई आर इंटू हाइट, 2 पाई आर इंटू हाइट, तो 2 पाई आर इंटू में हाइट, हाइट इस वायर की मान लेते हैं कुछ ना कुछ, एल मान लें, कितनी मान लें, एल, तो 2 पाई आर एल, ये इस गॉसियन पृष्ठ का एरिया है। तो इस डीए को हम क्या लिख सकते हैं, ए। इसका मतलब ये आ जाएगा फाई बराबर ई ए, फाई बराबर ई ए, और हम इसे लिख सकते हैं फाई बराबर ई 2 पाई आर एल। उम्मीद करते हैं यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। यहां तक दिख पा रहा सभी को, बहुत अच्छे। तो फाई का जो वैल्यू आ गया वो आ गया ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल क्या है, एरिया जो कि गॉसियन पृष्ठ का है। समझ में आ गया ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे इसे इरेज करते हैं यहां से। अब क्या करें, क्या हम सभी जानते हैं किसी भी पृष्ठ से होकर के कितना फ्लक्स गुजरता है, वो गॉस नियम में हमने पढ़ा था। गॉस नियम में हमने याद किया हो आपने, तो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉसियन पृष्ठ से होकर के कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस नियम ने ही बताया था। बहुत अच्छे। अब क्या करें, अब इसमें क्यू की वैल्यू ढूंढ के लानी है, बस इतना काम बाकी है। क्यू की वैल्यू ढूंढने के लिए याद करो, कल हमने आपको चलते चलते बहुत स्पीड से आवेश वितरण पढ़ाया था। आवेश वितरण हमेशा उसके जो आकृति है उस पर डिपेंड करेगा। ध्यान से, तो एक वायर है, क्या है ये, वायर है। वायर पे जो चार्ज का डेंसिटी होगा एक्चुअल में उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। यानी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज लगे हैं इनका जो डेंसिटी है वो है लैम्डा। कितना है, लैम्डा। और लैम्डा बराबर सभी को याद होगा क्यू अपान एल, पढ़ के गए थे यार। रेखीय आवेश घनत्व बराबर एकांक लंबाई में भरे आवेश को ही तो कहते हैं, ठीक। अब क्या करें, क्यू की वैल्यू लिख लो। क्यू की वैल्यू ध्यान से देखो तो आ जाएगी लैम्डा एल बटे, हाँ ठीक, तो बटे में एप्सिलॉन नॉट, बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इसे समीकरण 1 देख लीजिए और इसे समीकरण 2 देख लीजिए, है ना। क्या करना है बोलो, क्या समीकरण 1 में समीकरण 2 से फाई का मान उठा के रख दे, जो भी आएगा वो फाइनल टचअप होगा। समझ में आया ना, या ये कह लो समीकरण 1 से फाई का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दो, जैसे मन है वैसे रख लो, है ना, तो यही ठीक रहेगा। समीकरण 1 से फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो फिर क्या देखने को मिलेगा, फाई की जगह बोलो क्या लिखें, तो आप कहेंगे ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है, जो कट रहा है काट दीजिएगा। तो एल से एल भाई साहब गया, है ना, और कोई बचा, और कुछ नहीं घटेगा। ई की वही तो वैल्यू निकालनी है, अपने डेरिवेशन में डिमांड किसकी है, ई की, है ना। ई की वैल्यू ही फाइंड करनी है महाराज। तो फिर बोलो क्या लिखें, इसको उधर ले जाके देखिए, तो 1 अपान, थोड़ा सही करके लिख देते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे में आर। ये वैल्यू निकल आई और यही अपना फाइनल आंसर है। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। पर याद करो पहले चैप्टर में हमने इसके जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दीजिए, 2 से भाग, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिए, या सॉरी यहाँ पे 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। तो फिर बोलो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर, यही अपना आंसर है, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको एरिया वेक्टर के भी फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे में बोलो क्या आर,
है ना। और डायरेक्शन बोलो क्या लिखे, आर कैल, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में वो आर के अलाइन है, मींस आर की ही लाइन में है। समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे। अब यही आपका फाइनल आंसर है, आराम से आप लिख सकते हैं जो कुछ लिखना है। जैसे वेक्टर ई वेक्टर आर के कैसे है, विद क्रमानुपाती है। वेक्टर ई वेक्टर आर के कैसे है, विद क्रमानुपाती है, जबकि लैम्डा के समानुपाती। लैम्डा मींस रेखीय आवेश घनत्व, जिसका मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसका थोड़ा ग्राफीय रूप भी आपको दिखा देते हैं। तो इस फार्मूले का ग्राफी देख लीजिए, यानी ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। आर की वैल्यू जब घटेगी तो ई की वैल्यू बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, यानी इसके समानुपात में और इसके विपरीत क्रमानुपात में है। जब विपरीत क्रमानुपात में होता है तो ग्राफ कुछ कर्व प्राप्त होता है ऐसे। आपको ये याद होगा, हम पीछे भी बनवा चुके हैं। ये आर है, ये ई है, और यहां आराम से लिख सकते हैं 1/r, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यानी जब आर की वैल्यू घट रही है तो फिर ई की वैल्यू बढ़ रही है ना। और जब ई की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू घटेगी। इधर देखते हैं लेमडा के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। लेमडा के साथ स्ट्रेट लाइन होगा, रेखीय होगा, ये लेमडा और ये ई। ध्यान से देखो, तो जब लेमडा बढ़ रहा है तब ई भी बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, मीन्स ये होगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। कोई बुराई नहीं है, तो इनको भी बनाते चलना ताकि आपको बहुत इजीली समझ आएगा जब न्यूमेरिकल वगैरह किए जाएंगे। तो एक डेरिवेशन खत्म हुआ पूरी तरह से। पूछा भी जाएगा ई का आर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ई आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मींस याद रखना है जितना हम वायर के करीब रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया ना, ठीक। अच्छा, और दिशा बोलो किधर है, इस वायर से लंबवत बाहर की ओर, वायर से लंबवत बाहर की ओर, वो दिशा भी मेंशन कर लेना, ठीक है। वायर से लंबवत बाहर की ओर, ये हो गया एक डेरिवेशन। दूसरा है अनंत विस्तार की, एक बार सुन लो हेडिंग और अपना पुट डाउन करना। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, कैसी चादर है, अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अच्छा, निकट निकट इसलिए नहीं बोल सकते उसमें क्योंकि वो आर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। ध्यान से देखें, तो एक चादर बनाते हैं थोड़ी बड़ी सी अनंत विस्तार की, ठीक। एक हमने चादर बना दी जो समान रूप से आवेशित है, ठीक। इसका एरिया ए है और एरिया में भरे चार्ज को हम सिग्मा बोलते हैं, ये बात हमने आपको बताई थी। तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू आपको याद होगी Q/A। सिग्मा बराबर क्या, Q/A। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। अब क्या करें, हमने सपोज करा चादर से आर दूरी पर, चादर से आर दूरी पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं ना। तो यहां से एक पॉइंट लेते हैं, इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। यहां पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्टेंस कितना है, R। समझ में आ गया ना। अब क्या करें, क्या करें, हमें पता है अगर मुझे गॉस नियम लगाना है तो सबसे पहले P से होते हुए एक ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जो इसका सिमेट्रिकल हो। कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। तो क्या करें, अगेन यहां पर बेलन का ही पाथ बनेगा, है ना। तो हमने एक बेलन टाइप खींच लिया और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक। अच्छा, इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करें, इस तरफ भी मान लो, यहां पर एक पॉइंट मान लो P डैश, ये इसकी एक्सिस है। यहां का जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, P डैश। अगेन यहां से होता हुआ भी सिमेट्रिकल पाथ मानेंगे, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। ये पूरा सिमेट्रिकल है, याद रखना,
ठीक। और इस टोटल का जो एरिया है वो ए है, और इस सेक्शन का एरिया कितना मान लो डी ए। इस छोटे से सेक्शन का एरिया कितना है डी ए। अच्छा, इस सेक्शन का एरिया डी ए, साथ में देखो तो कर्व सरफेस ऐसे है, सॉरी सरफेस इसका ऐसे है, तो एरिया वेक्टर बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से तो बोलो किधर होगी, वो भी बाहर। जो काम इधर हो रहा है सेम वही काम इधर भी हो रहा है। इसका एरिया वेक्टर बोलो तो इधर बाहर, इसकी वजह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बोलो कितना ई, ये भी बाहर। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अब क्या करें, अगर हम पृष्ठ से बाहर कोई पृष्ठ लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पृष्ठ दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर, तो हमें समझ आ रहा है इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, है ना। तो ये डी ए है, ये ई है। आप यहाँ पे आंसर समझ पा रहे हो कि यहाँ थीटा 90 है, थीटा जब 90 है तो आंसर 0 है, थीटा 90 तो आंसर 0, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। यानी इसकी जो कर्व सरफेस है उसकी वजह से जो आंसर है वो 0 है, कर्व सरफेस की वजह से जो आंसर है वो कितना है 0 है। यानी अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन है सामने से निकाले तो ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे मूव कर रहा है, और ये वाला सरफेस कुछ ऐसे, तो एरिया वेक्टर बाहर होगा, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो थीटा यहाँ पे 90 बनेगा, थीटा 90 बनेगा तो कर्व सरफेस की वजह से जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा लिखने का है, मतलब पढ़ने वाला है उसको थोड़ा एक बार पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना एक बार। कह रहा है ये किसी अचालक प्लेट के किसी एक ओर के समतल पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो तो इस प्रकार के वितरण को आवेश की समतल चादर कहते हैं। यह दोनों माना निर्वात में स्थित अनंत विस्तार वाली एक समान धनावेशी समतल चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। हमें चादर के निकट r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है तथा दूसरी ओर बिंदु P' है, दोनों सेम दूरी पर हैं। चूंकि चादर का विस्तार अनंत है अतः सममित के कारण P तथा P' पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण व दिशा समान होंगे। यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, साथ में डायरेक्शन इसका भी बाहर है, डायरेक्शन इसका भी बाहर है, इसका मतलब परिमाण व दिशा दोनों में समान हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे। ई का मान ज्ञात करने के लिए हम चादर के आर पार ऐसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। एक्चुअल में जो हमने ये वाला पाथ बनाया हुआ है ना, एक बड़ा पाइप जैसा, इसी का नाम है गॉसियन पृष्ठ। हर डेरिवेशन में इसे लिखना बहुत जरूरी होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। तो हमने जो एक बेलन जैसी संरचना बनाई इसका नाम क्या है गॉसियन पृष्ठ। हमने इसकी कल्पना की है, जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं, यानी ये वाले जो सिरे हैं वो चादर के समांतर हैं तथा जो कर्व सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। माना बेलन के प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल S है, S का इसमें बुक में S लिया गया, हमने A लिया हुआ है, ठीक है ना। तो समतल सिरे का जो एरिया है वो A है, तो आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। समतल सिरे P के प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण समान तथा दिशा विलंबवत बाहर की ओर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे DS वेक्टर की दिशा में। DS मतलब DA, बुक वालों ने S ले रखा है एरिया के लिए, हमने A लिखा हुआ है, ठीक। आगे अतः सिरे P से गुजरने वाला फ्लक्स, अतः सिरे P से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल अवयव DA, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, है ना। तो फिर बोलो क्या लिखें, D फाई बराबर EDA, है ना, EDA cos 0, cos 0, क्योंकि थीटा तो 0, यहां भी 0 वहां भी 0, तो जो D फाई का उत्तर आएगा वो तो भाई साहब EDA आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छे। आगे कह रहा है इसी प्रकार सिरे P' से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहां से मान लेते हैं φ1, इधर से मान लो φ2, या दोनों तरफ से सेम रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आप इसे φ1 नाम दे सकते हैं, तो अगर हम इसे कंप्लीट इसका समाकलन करके भी निकाल दें तो हम इसे लिख सकते हैं φ1 बराबर EA, जैसे φ1 बराबर EA, है ना। अब ठीक इसी प्रकार इस वाले पृष्ठ से, तो वेक्टर DA से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स, है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं P' से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स, P से फ्लक्स को क्या नाम दे दो φ2, तो बोलो φ2 इस बार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि अगेन यहाँ पे थीटा 0 है, तो φ2 बराबर बोलो क्या लिख लेंगे EA, φ1 बराबर EA, φ2 बराबर EA, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। आगे की लाइन सुन लो ध्यान से। वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E की दिशा पृष्ठ के समांतर है, DS के लंबवत है, दिशा पृष्ठ के तो समांतर है पर DA के लंबवत है। यहां पर ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके समांतर है, बट इस चीज का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर है। कहां है, बाहर है,
और बाहर है ये ऐसे है तो थीटा 90 है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जितने भी आंसर आएंगे वो सब जीरो आ जाएंगे। मींस इस बेलन के वक्र पृष्ठ की वजह से जितना भी फ्लक्स गुजरेगा वो शून्य होगा। क्लियर हो गया ना? ठीक, बहुत अच्छे। अब क्या कह रहा है, अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अतः क्योंकि इन देखो कर्व सरफेस की वजह से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो तो जीरो है, इन वाले सरफेस की वजह से ही तो आंसर आ रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स बोलो कितना गुजरेगा, दोनों ही बाहर है, इस पर ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे कुल फ्लक्स मींस गॉसियन बेलन से होकर के गुजरने वाला कुल फ्लक्स मींस टोटल फाई। टोटल फाई बोलो क्या लिखेंगे आप, φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2 और φ3 भी लिख सकते हैं, बट ये इसकी वजह से मान लीजिए φ3 है, इसकी वजह से क्या है φ3, और φ3 का आंसर कितना है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 है, थीटा 90 है। अरे एरिया वेक्टर ऐसे है और ई ऐसे है। सपोज कर लेते हैं ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर डी ए है, थीटा बोलो कितना है 90, तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो। तो φ3 भी लिख सकते हैं पर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। ई ए प्लस ई ए, तो फाई की वैल्यू आपको दिख रही होगी 2EA, फाई की वैल्यू कितनी आ गई 2EA। इसकी आगे की कहानी आपको याद होगी। अब यहां पर अपने को रखना है कि गॉस नियम की वजह से इससे कितना होकर के फ्लक्स गुजर रहा है। तो याद करो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस नियम है। फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलो ध्यान से देखना। अब ये खत्म हो गया डेरिवेशन, है ना। गॉस नियम से, गॉस इज गॉस, है ना, गॉस नियम से फाई की वैल्यू बोलो कितनी, तो फाई बराबर हम सभी जानते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे पीछे क्यू की वैल्यू निकाल के रखी थी, सेम टू सेम वही काम करना है। क्यू की वैल्यू यहां से निकाल दो, सिग्मा ए बटे में कितना एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। इसे समीकरण 1 समीकरण 2 बना करके अगेन सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी फाई के इक्वल, ये भी फाई के इक्वल, बराबर कर दो। अतः फाई की वैल्यू बोलो 2EA बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कट सकता है काट दीजिए। क्या ए से मर जाएगा भाई साहब, बिल्कुल। ई की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, मात्रक होता है ई का न्यूटन पर कूलम, जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं आप, है ना। इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन, आर के कैसा स्ट्रेट लाइन, जहां तक आर वहां तक ई, मींस ये इनफिनाइट तक है, मींस ये आर पर डिपेंड नहीं करता। ये आर, ये ई, ये इसका ग्राफ है। समझ में आ गया ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित अचालक चादर है उसमें आर पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया ना। ठीक, बहुत अच्छे। कुछ बातें और बची क्या इसमें, कुछ नहीं बचा है, बस कुछ बातें ये बच गई हैं। ध्यान से देखो क्या क्या। यदि सिग्मा धनात्मक है तो वेक्टर ई की दिशा चादर से दूर होगी। मीन्स अगर ये सिग्मा मीन्स ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर ई की दिशा जो बाहर होगी, है ना, और अगर ये नेगेटिव होता तो दिशा अंदर होती। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं प्लस के कारण ई बाहर, माइनस के कारण ई, यहां ऐसे लिख सकते हो, ई चादर से दूर। बाहर का क्या मतलब है, चादर से दूर। माइनस के कारण ई चादर की ओर, कोई बुराई नहीं है। समझ में आ गया नहीं। तो दो डेरिवेशन आज के इस वीडियो में कंप्लीट हुए। एक अगला वीडियो उसमें भी दो, नेक्स्ट वीडियो उसमें भी दो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके न्यूमेरिकल केवल एक ही वीडियो में कंप्लीट करे जाएंगे, जितने पॉसिबल हो सकेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये क्लास एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।